तो बिहार इंतखाबात के तीनों मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार नताइज का है, लेकिन नताइज से पहले न्यूज 18 उर्दू के एग्जिट पोल का इंतजार अवाम कर रहे हैं। एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे जो आपको नतीजों का इशारा देंगे। जी हां, सबसे सटीक एग्जिट पोल न्यूज 18 उर्दू आप तक पहुंचाएगा। अब से कुछ देर में ही ये एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे। क्या कुछ देखकर लोगों ने इस बार पोल किया है, वोट किया है, क्या कुछ पैटर्न है लोगों का, किन किन बड़े इश्यूज पर, किन किन बड़े मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है, क्या कुछ देखकर उम्मीदवार और पार्टी लोगों ने चुनी है, और सबसे अहम सवाल ये कि इस बार बिहार में सियासी तस्वीर क्या कुछ होगी, क्या सरकार रहेगी या जाएगी, सरकार बदलती है तो सरकार बनेगी किसकी, ये भी हम आपको बताएंगे। नीतीश कुमार के दावे काम करेंगे या तेजस्वी यादव का दावे में दम है, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एग्जिट पोल नतीजों से पहले के नतीजे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 उर्दू के सटीक एग्जिट पोल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और यह तस्वीर भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि 10 नवंबर को ईवीएम जब अपना नतीजा बताएंगे तो वो नतीजे क्या कुछ आने वाले हैं। यानी फाइनल नतीजों से पहले ही न्यूज 18 उर्दू आपको अपना नतीजा बताएगा। एग्जिट पोल के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। तेजस्वी यादव के अपने दावे हैं, नीतीश कुमार के अपने दावे हैं, राहुल गांधी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये एग्जिट पोल के जरिए भी एक इशारा मिल जाएगा। 10 नवंबर से पहले क्या कुछ नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, उससे पहले ही हम आपको नतीजे बताने की कोशिश करेंगे। जी हां, लोगों ने किस बुनियाद पर किस उम्मीदवार को चुना है, किस बुनियाद पर वोटर्स ने किस पार्टी का इंतखाब किया है, यह सही तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही देर में न्यूज 18 उर्दू के टीवी स्क्रीन पर सटीक एग्जिट पोल हमारे पास आने वाला है और ये एग्जिट पोल बताने वाले हैं कि बिहार की सियासत में इस बार क्या कुछ उलटफेर होने वाला है। अगर उलटफेर होता है तो नीतीश कुमार जीतेंगे या तेजस्वी यादव जीत कर आएंगे। तेजस्वी यादव जीतते हैं तो क्या नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी, यानी अक्सरियत फुल बहुमत होगी, या फिर जोड़तोड़ की सरकार बनने जा रही है, इसका भी इशारा अब से कुछ देर में एग्जिट पोल में मिल जाएगा। और सबसे सटीक सबसे तेज एग्जिट पोल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 उर्दू के एग्जिट पोल 2015 में बिल्कुल सही और दुरुस्त साबित हुए थे। इस बार भी नतीजों से पहले के नतीजे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें बिहार की सियासी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इन्हीं एग्जिट पोल पर, आने वाले एग्जिट पोल पर और क्या कुछ नतीजों को लेकर इशारा मिल रहा है। तीनों मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के तर्जुमान अजफर शमसी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजफर शमसी साहब, आपसे लगातार बात हो रही है। मैं अजफर शमसी साहब एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि नतीजे आने से पहले जाहिर सी बात है कि दिल तो धड़क रहा होगा, लेकिन नतीजों से पहले के जो नतीजे होते हैं, एग्जिट पोल, खास तौर से न्यूज 18 उर्दू के एग्जिट पोल, इन एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत मानों में एग्जिट पोल सही भी होते हैं जी, बहुत माने में गलत भी होते हैं। बिल्कुल, इसलिए एग्जिट पोल कुल मिलाकर के एक वो खाका देते हैं, इसलिए मैं इसको सिरे से खारिज भी नहीं कर सकता और पूरी तरह से मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। मोटा मोटी एक अंदाज लोग लगाते हैं, क्योंकि अलग अलग चैनल्स हैं, उनके अलग अलग रहते हैं, इसलिए इसको इसी नुक्ता नजर से देखना चाहिए कि एग्जिट पोल के अपने स्पेकुलेशन है, उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, बहुत सारे सही भी होते हैं, बहुत सारे गलत भी होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो स्टूडेंट मेहनत करता है एग्जामिनेशन के लिए, उसको अंदाज होता है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। हमने अच्छी पढ़ाई की है, हमने अच्छी तैयारी की, आई होप सो कि हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन जो लोग भूसकोल विद्यार्थी का बस्ता भारी होता है, ये जो महागठबंधन के लोग हैं, कहते थे कोविड है, चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों परेशान थे ये? अगर ये इतना ही इनको लग रहा था कि लोग खिलाफ हैं एनडीए से, तो चुनाव हो रहा था तो पहले विरोध करने लगे। अब जब ये हारेंगे तो बोलेंगे ईवीएम को इन्होंने गड़बड़ कर दिया, चूंकि ये तो कांग्रेस का कल्चर रहा है ना, जब ये हारेंगे तो ईवीएम खराब हो जाएगी। इनको ना न्यायपालिका पर भरोसा है, ना व्यवस्थापिका पे भरोसा है, ना इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है, ना इनको ईवीएम पे भरोसा है। अगर न्यायपालिका ने कोई निर्णय दे दिया
राम जन्मभूमि में सब मिलकर के एक जजमेंट हुआ, तो हमारा तो जो कमिटमेंट था हम वो करते हैं। हमने 370 को बोला हटाएंगे, हमने हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो हम वो काम कर रहे हैं। तो इनको तो न्यायपालिका पे नहीं है, व्यवस्थापिका पे नहीं है, कार्यपालिका पे नहीं है, और ना ही इनको ईवीएम पे भरोसा है। तो वही बात है, हमने काम किया है, हम काम के आधार पर अपना असेसमेंट करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स, जो हमारा पूरा फोकस जो ठीक है भारती जी, मैं आपसे सवाल लूं, लेकिन आपका रिएक्शन कुछ कहना चाह रही हैं आप साधना भारती जी? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जरा ये थोड़ा पढ़ लें कि ईवीएम के ऊपर किताब इन्हीं की पार्टी के नेता जीवीएल जी ने लिखी थी, जो ईवीएम की सख्त खिलाफत कर रही थी। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं हम व्यवस्थाओं में बड़ा भरोसा रखते हैं। तो अगर आप व्यवस्थाओं में भरोसा रखते ना, तो पहले आप सुन लीजिए, बहुत देर हो गई, बीच में मत बोला कीजिए। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुनिए आप चुपचाप, पहले सुनिए आप चुपचाप। ये बताओ, मध्य प्रदेश में क्यों लोकतंत्र की हत्या की, बिहार में क्यों लोकतंत्र की हत्या की व्यवस्था मानने वालों ने? ये डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाना बंद करो। भाई को भाई से लड़ाना बंद करो। अरे सुनो पहले मेरी बात, आप यहाँ बैठ के फेंकना बंद करो। पहले बात करने की तमीज सीखिए, महिलाओं का सम्मान करना सीखो। मैं भी देश की बेटी हूँ, आपने आपकी बात करने का तरीका सीखिए। तो सबने देखा। और राम मंदिर आपने नहीं बनाया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, आपके आदेश पर नहीं बना। यस, यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, यही बात तो मैं भी कर रहा हूँ कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, कांग्रेस लटका के रखी हुई थी, उस पर हियरिंग नहीं होती थी। हमने आने के बाद जल्द से जल्द हियरिंग कराया और सर्वोच्च न्यायालय का जो अदालत आया उसको कबूल किया। हमने कमिटमेंट किया था कि 370 को खत्म करेंगे। आपके लोग कहते हैं कांग्रेसी कि हम आएंगे तो 370 को लाएंगे। आपके शशि थरूर पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान की मुखालफत, ठीक है साधना जी, हिंदुस्तान के वजीर आज़म शमसी की बात हो रही है, साधना जी बात, पाकिस्तान के इमरान खान दुनिया में जाके, ठीक है, मैंने टाइम दे दिया, दोनों लोगों को टाइम दे दिया। साधना जी मैंने काफी टाइम दे दिया। साधना जी मैंने टाइम दे दिया, असफर शमसी साहब मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। अब क्या लड़ना? देखिए, बिहार में जो कुछ फैसला आवाम को करना था, आवाम ने फैसला कर दिया है। तीनों फेजेस मुकम्मल हो गए। साधना भारती जी सुन लीजिए, तीनों फेजेस मुकम्मल हो गए। आवाम को जो कुछ देखकर वोट करना था उन्होंने वोट कर दिया। ईवीएम बंद हो चुके हैं। 10 तारीख फैसला आएगा। मेरा साधना जी सीधा सवाल यह है कि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, आपसे कुछ देर में ही न्यूज़ 18 उर्दू के एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे और नतीजों से पहले की सही तस्वीर हम बताने की कोशिश करेंगे। एग्जिट पोल पर कितना भरोसा है? अभी एग्जिट पोल आए नहीं, अभी आएंगे, उस पर भी हम सवाल करेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आते हैं उस पर कितना भरोसा है आपको? देखिए, एग्जिट पोल एक अंदाजा होते हैं जो कि एक सर्वे के हिसाब के ऊपर आया जाता है। तो कई बार उसको नकारा भी नहीं जा सकता, उसमें हामी भी नहीं भरी जा सकती। हो सकता है वो कभी आसपास रहे, लेकिन कई चुनावों में हमने देखा है कि अंदाजे से बहुत दूर रिजल्ट आता है। तो इस पर ये कहना कि एग्जिट पोल क्या आएगा और उसके आधार पर हम ये डिपेंड हो जाए कि नहीं एग्जिट पोल एकदम ठीक है या एकदम गलत है, ये मेरा कहना इस समय कमेंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं साफ तौर पर, ये जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां आकर करते हैं, बड़ा ही शर्मनाक है। क्योंकि चाहे वो आप हाथरस देख लीजिए बेटी के बारे में हो, मैं तो हमेशा से कहती हूं कि अगर रावण राज में रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो सीता का हरण ना हो पाता। तो उस समय जिन्होंने सीता माता को बेटी मानकर अपने आश्रम में शरण दी, आज उन वाल्मीकि की बेटियों के साथ ये क्या कर रहे हैं वो हमने देखा। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राग अलापना बंद करो और इनकी लैंग्वेज बताती है ये किस तरह दूसरे पार्टी की जो नेता है, जो नेत्री है, उनको लेकर किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने का काम करते हैं। मोदी जी ने लोकसभा में एक महिला सांसद को सुपर्णखा तक बता दिया और उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन करें। उन्होंने अपनी 90 साल की मां को केवल राजनीति चमकाने के लिए एटीएम की लाइन में खड़ा कर दिया था। तो एक कृपया महिलाओं के सम्मान की बात न करें। जिस दिन भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनेगी ना, उस दिन ये महिलाओं के बारे में बात करें। मंजू वर्मा पर ये क्या कहेंगे आप बताएं कि मंजू वर्मा, ठीक है, बात हो गई, मेरे ख्याल से बात हो गई। आज हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, नतीजे क्या कुछ होंगे 10 नवंबर को, उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान काशिफ यूनुस साहब, कन्वीनर हैं बिहार मुस्लिम महापंचायत के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशिफ यूनुस साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है। काशिफ यूनुस साहब, सवाल ये उठ रहा है कि आज के तीसरे मरहले की अगर हम बात करें तो आधे बिहार के पूरे बिहार के जो आधे मुस्लिम हैं वो आज के मरहले में एक तरह से आधी आबादी मुसलमानों की आती है। मुस्लिम फैक्टर कितना अहम हो जाता है इस बार के चुनाव में अगर हम बात करें?
देखिए, मसला ये है कि मुस्लिम फैक्टर या हिंदू फैक्टर जो है उसमें निगेटिव फैक्टर पे ज्यादा पोलिंग भी हुई और कैंपेन भी हुआ, और अभी डिबेट में भी सारा निगेटिव फैक्टर चल रहा था कि इतिहास में किस वेद में किस ग्रंथ में किसने किसको क्या कह दिया। अनफॉर्चुनेट ये है कि जो विपक्ष के लोग थे वो भी और जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो भी, ये जो कैंपेन चल रहा था सिर्फ एनआरसी और एनपीआर और सीए और कौन किसके बारे में क्या कर रहा है, ये पूरा उस पे कैंपेन चला, ये काफी अनफॉर्चुनेट था। जो सीमांचल में जैसे पोलिंग हुई आज, अब सीमांचल के जो विकास के मुद्दे हैं, वहां जो हेल्थ की पोजीशन है, वहां जो एजुकेशन की पोजीशन है, उस पे कहीं कोई भाषण नहीं दिया जा रहा था। अब कोई किसी को वोट कटवा, जो विपक्ष है वो भी किसी पार्टी को कोई वोट कटवा बता रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है। तो जनता के जो मुद्दे थे उस पे ये लोग बात नहीं कर रहे थे। नो डाउट मुसलमानों का जो मेजोरिटी वोट है वो महागठबंधन के साथ था, ये ओपन फैक्ट है, इसमें कुछ छुपाने की या बताने की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष को भी कुछ, जदयू जहां से लड़ रही थी वहां पे कुछ थोड़ा बहुत वोट पड़ा, और तीसरा चौथा जो मोर्चा था और वैसी साहब ने भी कुछ वोट वहां पे किशनगंज, बिल्कुल, यानी एक तरफा मुस्लिम वोट बिहार में नहीं पड़ा। लेकिन काशिफ साहब, मेरा बहुत छोटा सा सवाल और उसका जवाब भी हो सकता है आपका बहुत छोटा हो, कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है बिहार में? क्या कुछ तजुर्बा आपका कह रहा है? क्या कुछ आपने बिहार में देखा है? क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति जो है बिहार के लोगों में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो पनप रहा था। 15 साल से वो मुख्यमंत्री थे और वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे बिहार के लोगों को। लेकिन तेजस्वी का जो चेहरा था वो बहुत प्रॉमिसिंग चेहरा नहीं बन पाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक डाउट है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को 5 साल के लिए एक बार फिर से बिहार की जनता मौका दे दे, विद द डाउट के शायद तेजस्वी वो बेहतर विकल्प नहीं थे नीतीश कुमार के सामने। तेजस्वी का जो चेहरा था वो प्रॉब्लमेटिक था। राजद का संगठन और कांग्रेस का संगठन और माले के संगठन और उसके जो नीचे के नेतृत्व है वो सब ठीक था, उम्मीदवार भी थोड़े आगे पीछे ठीक थे। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो है तेजस्वी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, बिल्कुल काशिफ साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। न्यूज 18 उर्दू का एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है आपके टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ देर में ही न्यूज 18 उर्दू का एग्जिट पोल, और जो पहला सवाल इस एग्जिट पोल में किया गया था वो यही था कि किस बुनियाद पर बिहार के लोगों ने वोट किया है। जी हां, वोटिंग पैटर्न जो है वो किस बुनियाद पर रहा है, उनके सामने क्या कुछ बड़े फैक्टर थे जिन्हें देखकर वोट किया गया है, वोटिंग पैटर्न क्या कुछ डिसाइड करेगा इस चुनाव में, बड़ा फैक्टर कौन सा था, उसका एग्जिट पोल हमारे पास, उसका नतीजा हमारे पास आ चुका है। हमने सवाल यही किया था कि क्या कुछ वोटिंग पैटर्न था जो इन्फ्लुएंस करेगा लोग जिसे देखकर वोट करने के लिए घरों से बाहर निकले। डेवलपमेंट, तरक्की 28% लोगों ने इस इशू को देखा। करप्शन यानी बदनवानी 19% लोगों के सामने और 6% दूसरे इश्यूज। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा था वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू था। बिहार के चुनाव में 35% लोगों का मानना था कि बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है और उसे देखकर वोट करने के लिए निकले थे। 28% लोगों का मानना था कि तरक्की और डेवलपमेंट बिहार का बहुत बड़ा इशू है, अब बिहार में तरक्की होनी चाहिए। डेवलपमेंट को लेकर 28% लोग वोट करने के लिए निकले। करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा था जिस पर 19% लोगों का मानना था कि बदनवानी और करप्शन को खत्म होना चाहिए। 19% लोगों ने यह सोचकर वोट करने के लिए अपने घरों से निकले और उन्होंने वोट किया, और 6% लोग ऐसे थे जिनके दूसरे बहुत से मसाइल थे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू बना बिहार की इन इंतखाबात में। तो हम आपको बता दें कि हमारा सवाल यही था कि आखिर कौन से ऐसे इश्यूज और मुद्दे थे जिसे देखकर लोगों ने बिहार में वोट किया है।
और इस सवाल का नतीजा हमारे पास आ चुका है। बहुत जल्दी वो नतीजा भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने यही सवाल किया था कि ये दूसरा हमारा सवाल है कि क्या लोग गवर्नमेंट बदलना चाह रहे हैं, स्टेट में सरकार बदलना चाह रहे हैं। तो इसका जवाब यही आया है कि 63% लोगों का मानना है कि सरकार बदलनी चाहिए बिहार में, जबकि 27% लोगों का मानना है कि सरकार बदलनी नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम सवाल कि लोगों से सवाल यह किया गया था कि क्या बिहार में सरकार बदलनी चाहिए। लोग सरकार बदलना चाहते हैं, जिस पर बिहार के 63% लोगों का मानना है कि बिहार की सरकार बदलनी चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से यह फैक्टर भी दिख रहा है। बिहार के 63% लोगों का मानना है कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए। 27% लोगों का मानना है कि बिहार में सरकार नहीं बदलनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब यह बताता है कि यह एनडीए के लिए बहुत मायूसकुन भी हो सकता है। जिस तरह से 63% लोगों का मानना है कि बिहार में नई सरकार आनी चाहिए, पुरानी सरकार अब बदलनी चाहिए। और चलिए, हमारा जो तीसरा सवाल था, हमारा तीसरा सवाल भी टीवी स्क्रीन पर, हमारा तीसरा सवाल था कि क्या लोग जो है वो मौजूदा सीएम यानी नीतीश कुमार को कितने फीसद एक तरह से वोट करना चाहेंगे, उनको किस तरह से एक तरह से देखना चाहते हैं, कितना उनके काम को कितना लोगों ने पसंद किया है। तो लोगों ने 21% लोगों ने कहा है कि उनका काम अच्छा है, 29% लोग मानते हैं कि काम एवरेज है और 37% लोगों ने कहा कि उनका काम बेहतर नहीं है, पुअर है। तो इस सवाल का जवाब कि लोगों ने नीतीश कुमार के काम को किस तरह से देखा है, 21% लोगों ने कहा कि काम ठीक है, जबकि 29% लोगों का मानना है कि काम एवरेज रहा, उन्होंने स्टेट में बहुत ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन 37% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने काम अच्छा नहीं किया अपने 15 साल इक़्तिदार में, और पिछले 5 साल के इक़्तिदार में नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। तो हम आपको बता दें कि ये वो अहम सवाल है जिनका जवाब, जिनका सर्वे कराया गया था और एग्जिट पोल के जरिए आज उस सर्वे का जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। बहुत चौंकाने वाला कि क्या बिहार में सरकार बदलेगी। लोगों का मानना है, 63% लोगों का मानना है कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए। नीतीश कुमार के काम पर हमने सवाल किया था, तो जिसमें 37% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार के दौर में काम अच्छा नहीं हुआ है, जबकि सिर्फ 21% लोगों का मानना है कि काम ठीक ठाक हुआ है। तो कुल मिलाकर यह सर्वे बता रहा है कि इस बार बिहार में सरकार बदलने जा रही है और हो सकता है नई सरकार दस्तक दे, नया चेहरा बिहार में आए। इसी पर हम बात करेंगे। जो सवाल हमने सर्वे में पूछे थे उसके जवाबात आ चुके हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजफर शमसी साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा कि जो हमारा सर्वे था, उस सर्वे में एक सवाल यह भी था कि क्या बिहार के अवाम सरकार बदलना चाहते हैं, जिस पर 63% लोगों का मानना है कि सरकार बदलनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग ढंग से अलग अलग सर्वे होते हैं और सर्वे सही भी होते हैं, सर्वे गलत भी होते हैं। क्योंकि जब हम सैंपलिंग करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो हम अलग अलग इलाकों में जाते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन दी कि कौन आदमी सर्वे कर रहा है। अपने अगर स्पेसिफिक फील्ड में केवल सर्वे कर लिया है, क्योंकि यहां तो वोट का समीकरण है, तो हो सकता है कि उसमें आपको 63% ने कह दिया हो कि सरकार बदलनी चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल यह भी किया गया है कि मुद्दे जो आवाम के सामने थे, उन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे देखकर लोग वोट करने के लिए निकले। वोटिंग पैटर्न को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस मुद्दे ने किया है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 35% लोगों के नजदीक है कि बेरोजगारी का जो इशू है, इसे लेकर वोट करने के लिए लोग निकले हैं। तीनों पॉइंट का आप आधा मिनट बोलिए ना, आधा मिनट में हम बोल रहे हैं। हमने कहा सर्वे के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं खुद प्रोफेसर हूं और पीएचडी कराता हूं। मैंने बताया ना कि सैंपलिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। आप प्राइवेट सेक्टर से करा रहे हैं, आप कहां से करा रहे हैं, किस जोन में करा रहे हैं, किस सेगमेंट में करा रहे हैं। मैं नकार भी नहीं रहा हूं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन इसको 100% सही नहीं माना जाता है। आपने अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कहा है,
हम एग्री करते हैं आपसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बिहार के लिए है और हमारी सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश की है इनकॉम्पैरेटिवली जो पिछले 15 साल की हुकूमतें थी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। नंबर 3, आपने कहा कि किन लोगों ने कहा कितने काम अच्छे हैं कितने काम बुरे हैं, इसमें भी मैं वही कहूंगा कि ये सर्वे का अपना तरीका है कि हम किस सेगमेंट में जाते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बुरा नहीं मानिएगा, आपने मैक्सिमम मुसलमान एम और वाई से पूछ लिया, वो क्या बोलेंगे इसलिए कि उनके पास वोट की अर्थमेटिक है। लेकिन अगर आपने हर सेगमेंट के हर कास्ट कॉम्बिनेशन से बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंची जाति छोटी जाति एससी एसटी, यानी सभी लोगों के कॉम्बिनेशन में सैंपलिंग की है तो आपको बातें निकल के आएंगी। आप कार्यकर्ता ये देखिए असफर शमशी साहब, ये कंप्लीट सर्वे है, ये कंप्लीट सर्वे और इसके सैंपल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके बारे इसका जो सैंपल लिया गया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सर मैं आपके सर्वे को सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं। मैंने बताया कि सर्वे करने के जो पॉइंट्स होते हैं, जो तरीके होते हैं जी, उस तरीकों का पैरामीटर क्या है, आपने क्या पैरामीटर रखा है, आपने गांव में कितना किया, आपने शहर में कितना किया, आपने मुस्लिम इदारे में कितना किया, आपने फॉरवर्ड में कितना किया, आपने बनिया क्लास में कितना किया, आपने कुशवाहा में कितना किया, यानी कुल मिलाकर के आप पहले देखें कि अगर आपने 100 किया तो 100 में किस किस जाति में आपने कितना किया। देखिए बिहार के अंदर में अगर आप भी जानते हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहता, हमारा विकास पूरा हुआ है, लेकिन जो लोग वोट की सियासत करते हैं, वोट बैंक की सियासत करते हैं, जो बार बार मुसलमानों का इस्तेमाल, इस्तेसाल, शोषण और एक्सप्लॉयटेशन वोट बैंक के रूप में किया है और दिया उन्हें कुछ भी नहीं। अगर आज इस मुल्क का या इस बिहार का माइनॉरिटी कम्युनिटी इक्तिसादी तौर पर, तालीमी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर पसमानदा है तो बिहार में 55 साल 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया। ठीक है, कांग्रेस ने हुकूमत किया। बात हो गई। मैं साधना भारती जी उसी क्वेश्चन पर आना चाहूंगा जो हमारे एग्जिट पोल में, हमारे सर्वे में सवाल उठाया गया कि क्या आप बिहार की सरकार बदलना चाहते हैं, दूसरी सरकार लाना चाहते हैं, जिस पर 63% लोगों का मानना है कि हां हम सरकार बदलना चाह रहे हैं, बिहार में एक बदलाव चाह रहे हैं। देखिए अभी आपका जो हम एग्जिट पोल है मैं सुन रही हूँ और देख भी रही हूँ, तो उस पर मैं यही टिप्पणी करूंगी कि जैसा अभी शमशीर जी कह रहे थे, थोड़ी देर पहले तक वो ये कह रहे थे हमने बहुत सारे रोजगार दे दिए और हमारे लिए रोजगार सिर्फ सरकारी नहीं प्राइवेट भी होता है। आपका एग्जिट पोल है, एक आंकड़ा रहता है, एक अंदाजा रहता है, उस पर मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसा इन्होंने कहा मैं पीएचडी कराता हूं, तो देखिए पीएचडी जरूर कराते हैं आप, लेकिन मैं स्टार प्रचारक रह के चुनावी मैदान में जाती हूं, मैं इस चीज को देखती हूं कि किस तरह का रुझान रहता है। इस बार जो जन सैलाब उमड़कर महागठबंधन की रैलियों में था वो किसी से छिपा नहीं। उसके बाद एलजेपी का अलग होना और उसके बाद नेताओं के अलग अलग तरह की बयानबाजी करना, योगी जी का कुछ और कहना, नीतीश जी का कुछ और कहना, तो ये चीजें दिखाती हैं कि खुद नीतीश कुमार जी श्योर नहीं है कि वो दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे, इसलिए उन्हें कहना पड़ा अंतिम चुनाव है। आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बिल्कुल हर दूसरा व्यक्ति बिहार में आज बेरोजगार है। आप कहते हैं कि नहीं रोजगार तो हम दे रहे हैं, आपके लिए रोजगार तो पकौड़े बेचना भी आप कह रहे थे रोजगार है, लेकिन मैं कहती हूं पकौड़े बेचनी बुरी बात नहीं है, लेकिन एमबीए और बीटेक की डिग्री लेने वाला व्यक्ति पकौड़े बेचता अच्छा लगेगा क्या? लेकिन आप चाहते हैं कि एमबीए हो चाहे बीटेक हो, लेकिन वो व्यक्ति भी पकौड़े बेचे, तो आप उस कदर हिंदुस्तान के युवा को गिराना चाहते हैं। इसीलिए आज बिहार के अंदर 20 से 24 साल का जो युवा है उसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 55.81 है। तो आज आपको खुद सोचना पड़ेगा। आज आप कह रहे हैं एग्जिट पोल के बाद कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, अभी तक तो आप भाषणबाजी कर रहे थे, फेंकने का काम कर रहे थे, तो इसीलिए मैं एक ही सलाह दूंगी भाजपा के प्रवक्ता को कि अपने मन की बात कम करें, हम इसी सर्वे पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सरकार बनने के बाद मशवरा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं काशिफ साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। काशिफ साहब, नीतीश कुमार जी के काम पर भी हमने सर्वे कराया था और इसमें भी सवाल उठाया था, तो 37% लोग नीतीश कुमार जी के काम से खुश नहीं हैं। जी बिल्कुल ठीक है ये सर्वे। तो देखिए जी हेलो जी काशिफ जी कंटिन्यू कीजिए। सर्वे तो देखिए ठीक है, सर्वे जो आपने करवाया है वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो,
दोनों ही पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं। जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है तो उस पे तो दोनों नाकामयाब रहे हैं जी। लेकिन वही बात आ जाती है फिर कि अगर नीतीश कुमार नाकामयाब रहे हैं तो जनता खुद एक और सवाल अपने आप से करती है जो आपने उनसे नहीं किया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि तेजस्वी नीतीश कुमार से बेहतर साबित होंगे एम्प्लॉयमेंट के मामले में? तो उस सवाल पर फिर जनता के मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया है कि हाँ, अगर नीतीश कुमार फेल हो गए मुझे एम्प्लॉयमेंट देने में, रोजगार देने में, तो तेजस्वी उसमें पास हो जाएंगे। तो वो भरोसा जो एक तेजस्वी बना सकते थे उसको बनाने में कहीं ना कहीं तेजस्वी फेल हुए हैं, जिसके कारण नीतीश कुमार को फिर से एक चांस मिल सकता है, ऐसा हम लोगों का आकलन है। नहीं भी मिल सकता है, ये तो आपने सर्वे किया है, आपका एग्जिट पोल आएगा। लेकिन सवाल वही है कि जहां तक सरकार की बात है, वो चाहे कोरोना का एज हो, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड हो, मजदूरों की जो त्रासदी रही हो वो हो, हर फ्रंट पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल रही और गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी बिहार के अंदर देखा गया। नीतीश कुमार जी की रैलियों तक में लोग जो है लालटेन और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिखे। लेकिन सवाल फिर वहीं पैदा हो जाता है कि क्या तेजस्वी पर, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री काफी पावरफुल होता है किसी भी सरकार में, और मुख्यमंत्री का जो चलन होता है, जो कार्यक्रम होता है, वही सारे लोग फॉलो करते हैं। आजकल विधायकों का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का बहुत बोलने का वो डेमोक्रेटिक कल्चर खत्म हो गया है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है वही सब कुछ चलाता है। तो ऐसे हालात में क्या तेजस्वी पर बिहार के लोग भरोसा कर पाए, ये सवाल है बहुत बड़ा। और अगर कर पाए तो उनकी सरकार बनेगी, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से नहीं कर पाए। अगर पूरी तरह से कर पाते बिहार के लोग तेजस्वी पे भरोसा, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता पूरी तरह नाराज थी और वो एक विकल्प के तलाश में थी और वो चाहती थी कि नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंके और इन्हें हटाकर एक ऐसा नेतृत्व और एक ऐसी सरकार दे सके। लेकिन तेजस्वी के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो अपनी राजनीति की वजह से, पार्टी पे अपना कंट्रोल हो या सरकार पे अपना कंट्रोल हो, उस राजनीति की वजह से वो कहीं ना कहीं अटक गए थे और दूसरा चेहरा वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं ला सकते जो ज्यादा। शमसी साहब, मेरा सवाल यह है कि हमने सवाल यह भी किया था कि क्या कुछ बड़े इश्यूज हैं जिन्हें देखकर लोग वोट करने के लिए घरों से निकले, और जिन इश्यूज पर लोगों ने वोट किया उसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है। दूसरा जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट और बिहार की तरक्की को लेकर है। तीसरा जो इश्यू है वो करप्शन और बदनवानी का है। हमने देखा कि इस चुनाव के बीच एनडीए लगातार लालू जी के 15 सालों पर बात करता रहा, जंगल राज की बात करता रहा, लेकिन अब यहां पर भी देखिए लोग करप्शन और बदनवानी को लेकर परेशान हैं। लोग 19% लोगों ने बदनवानी और करप्शन पर वोट करने के लिए निकले हैं कि इस चीज का खात्मा हो। यह एक बड़ा इशू है बिहार के लिए। देखिए, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जो है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है। ऐसा नहीं है कि 100% आप बात करेंगे और 100% आ जाएगा। मैं अगर आपके ही आंकड़े की बात करूं तो आपने कहा है कि 37% ने कहा है कि अच्छे नहीं काम किए जी। रेस्ट कितना बचता है आप आकलन कर लीजिए। डायरेक्ट 37। देखिए, वोट फ्लोटिंग वोट होता है, साइलेंट वोट होता है, इसलिए आपने 37%, रेस्ट कितना बचा उसके बाद? तो रेस्ट जो बचा, तो आपने कैसे 37% पर यह तय कर लिया कि 51% आदमी बोल रहे हैं कि वो खराब है? नंबर 1। नंबर 2, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की जब आपने बात की तो अनएम्प्लॉयमेंट जब हम कंपेयर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक मसला है और हमने उसको कम करने की कोशिश की है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हैं, यानी कोई पकौड़ा भी बना रहा है। बिल्कुल सही बात, वही वजीर आजम साहब की बात की, कोई पकौड़ा भी बना रहा है तो वो भी मतलब अनएम्प्लॉयड, वो भी मतलब बेरोजगार नहीं है। सुन लीजिए, करप्शन भी सुन लीजिए जी। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम सरकार में बहुत बड़ा है, लाभार्थी को 15 रुपया पहुंचता है। तो जब इनके मैं काशिफ साहब आ रहा हूं आपके पास, यानी कि कह दिया था कि 100 में 15 रुपया पहुंचता है और आपने करप्शन के बारे में बोला, तो सबसे बड़ी बात है कि जब 100% नंबर आप रख रहे हैं, 100% में अगर 19% या 37% लोग निगेटिव बोल रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि उसके अलावा के जो परसेंटेज है वो पॉजिटिव एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। डाटा पर अगर बात कर रहे हैं बिल्कुल
बिल्कुल। साधना भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात शमसी जी कह रहे, काशिफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन शमसी साहब कम से कम इस बात को तो माने, सरकारी डाटा भी है इस सर्वे के अलावा कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ा है केंद्र की सरकार में भी और बिहार में भी राज्य सरकार की। तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा, ये विपक्ष में हो या पक्ष में हो, उस पर एक पॉजिटिव बात होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कैंपेन में क्या आपने ठीक है 3 सवालों पे सर्वे कराया, लेकिन पूरे कैंपेन में विपक्ष भी जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में सिर्फ सीए और एनआरसी की बात करता रहा और एक डर दिखा के मुसलमानों से वोट लेने की कोशिश की विपक्ष ने, क्योंकि देखिए जिन सीटों पर जदयू लड़ रही थी वहां कहीं ना कहीं विपक्ष को यह खतरा था कि कहीं मुस्लिम वोट कुछ 20-25% जदयू की तरफ चला ना जाए। भाजपा की सीटों पर तो वो नहीं जाता, लेकिन जदयू से इनको खतरा था। तो जदयू की पॉलिसी पे, उनके काम पे न बोलकर, जो आप देखेंगे कि पूरा सीमांचल में जो भाषण जिस तरह का दिया जा रहा था, वो सारा मुद्दा इन्होंने सीए और एनआरसी पे मुस्लिम इलाकों में कंसंट्रेट करने का कोशिश किया। उसके अलावा भी मुसलमानों के डेवलपमेंट इश्यूज थे जिसको विपक्ष कहीं ना कहीं हाईलाइट करने में फेल हुआ। क्या हम ये मान लें कि नीतीश कुमार ने शायद जो डेवलपमेंटल वर्क थोड़े बहुत कोशिश की मुसलमानों के लिए, तो उसकी वजह से मुस्लिम एरियाज में डेवलपमेंट इश्यू पे बात नहीं करना चाहता था विपक्ष। तो वो 15 वाला जो देते हैं नीतीश कुमार, 15 साल वर्सेस 15 साल, वो कहीं ना कहीं जो है ना एक अपील देता है, इसीलिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग जो है मुसलमानों के डेवलपमेंट इश्यूज पे बात करते, कम से कम बिल्कुल। मुसलमानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बल्कि यूं कहा जाए कि दलितों से ज्यादा मुसलमानों की हालत खस्ता है, और खासतौर से सीमांचल में जो मुसलमान बसते हैं उनकी हालत निहायत ही खस्ता है, और उस पर भी वाकई में बात होनी चाहिए। सिर्फ डेवलपमेंट, तरक्की और ये सारे इश्यूज तो है ही हैं, लेकिन इन लोगों को भी, जो मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो दलित हैं, इन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाना होगा, मेन धारे में इन लोगों को भी लेकर आना होगा। साधना भारती जी, मेरा सवाल यह है कि अजफर शमसी साहब जो बात कर रहे थे और जो काशिफ साहब बात कर रहे थे, काशिफ साहब ने कहा कि मुसलमानों पर ही आखिर फोकस क्यों नहीं किया जाता है। सीमांचल का जो एरिया, यहां पर मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, आजादी के बाद से ही मुसलमान सीमांचल के पिछड़े हैं। हर साल सैलाब आता है, हर साल घर उजड़ते हैं और बसते हैं। आखिर इन इश्यूज पर बात क्यों नहीं की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि काशिफ जी ने कहा कि हम लोग सीए एनआरसी, देखिए कांग्रेस पार्टी का बहुत सीधे साफ मानना है, और मैं एक राष्ट्र प्रवक्ता के नाते इस चैनल पे बैठी हूं, इसलिए मैं कह रही हूं कि हम ये मानते हैं कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, और दुर्गा माँ की चुनरी को बेगम सलमा सीती है। एक वो रफी था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, और प्रेमचंद भी बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता हमें रस्तखान सुनाई देता है। और कांग्रेस पार्टी को हिंदू मुस्लिम में सबसे पहले इंसान दिखाई देता है। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का था। जात धर्म को छोड़कर हर व्यक्ति यही मांग कर रहा था कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, क्योंकि सुसाइड जो बढ़े हैं अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, वो 438% का इजाफा हुआ है 2015 से। तो ये सबसे बड़ा एक मैटर था। और दूसरी बात मैं ये बार बार कहूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आस्था रखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मानते हैं, तो वो एक बार सोचें कि फिर क्यों उन्हें जरूरत पड़ जाती है कि बिहार में रातों रात नीतीश कुमार को इस तरफ से उस तरफ लाना पड़ता है। क्यों मध्य प्रदेश के अंदर कोविड के रहते और कोविड की बड़ी बात कर रहे थे तो धज्जियां उड़ाकर सोशल डिस्टेंसिंग की, और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की गद्दी पर फिर से चिपकाने के लिए आप खरीद फरोख्त करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते, और इसीलिए उपचुनाव होते हैं, और इसीलिए बिहार की जनता इस बार आपको मुंहतोड़ जवाब दे देगी। और मैं एक बार फिर साफ कर दूं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को बुलंद करते हैं, और कृपया मैं बार बार कहूंगी फिर हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। पोल है और ये एक सर्वे है, लेकिन आवाम का मन तो कम से कम इस सर्वे से पता चल रहा है कि आवाम के दिल में क्या कुछ था, क्या कुछ देखकर लोग वोट करने निकले हैं, और लोगों का मन क्या वाकई में बदलाव चाह रहे हैं। ये तमाम नतीजों से पहले के नतीजे हैं। नतीजों से पहले आवाम का दिल क्या कुछ कह रहा है, वो हमने इस सर्वे के जरिए बताया। अभी और भी सवालात हैं जिसके जवाब बिहार के आवाम से टटोलने की कोशिश की है, जवाब लेने की कोशिश की न्यूज़ 18 उर्दू ने। इन सवालों पर भी हम बात करेंगे, इन सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, भारती जी, काशिफ साहब और इसके अलावा अजफर शमसी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार न्यूज़ 18 उर्दू आप तक एग्जिट पोल और सर्वे के जवाब पहुंचाता रहेगा। छोटा सा ब्रेक।